नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, स्थानीय नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी में घमासान जारी है। ऐसे में बीजेपी के सभी सहयोगी दल भी लगातार अपने अपने मजबूत गढ़ों में दावेदारी ठोक रहे हैं। निषाद पार्टी भी अपनी दावेदारी करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूची सौंप चुकी है, जिस पर संजय निषाद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी में भी टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ। तमाम सहयोगी दल अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है। ये भी सियासत कभी खूब जोर थोर से बढ़ाए हुए, इनसे बातचीत करते हैं। संजय निषाद जी, स्थानीय नगर निकाय का चुनाव नजदीक आ चुका है और लगातार अब काउंटडाउन शुरू हो गया, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन निषाद पार्टी का भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर साथ साथ है। सीट का मांग नहीं कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? टिकट का मांग करना साथ साथ तस्वीर चल रही है और इसलिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ रही, अलग नहीं लड़ रही। जब अलग लड़ता तब कोई अलग से दिखाई देता है। साथ में अलग नहीं, यहाँ पे तस्वीर साफ करना जरूरी है। क्या आप अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सहयोगी दल की तरफ से कोई सीट की मांग नहीं कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। हमने नगर पालिका में भी, नगर पंचायत में भी। कितनी सीटों पे मैंने मांग की है? जहाँ जहाँ निषाद बाहुल सीटें मांग की। पता तो चला कि 9 सीटों की मांग की है। पहले आप पहले सुन लीजिए, जहाँ जहाँ मांग की है, नदियों के किनारे जहाँ हमारी संख्या अधिक है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, आज शाम का पता चल जाएगा कि उसमें से कौन जीत सकता है, कौन से दोनों सहमति बन जाएगी, वो लिस्ट जारी हो जाएगी। जहाँ हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ेंगे, जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ेंगे। महापौर की सीटों से पहली पैर क्यों पीछे खींच लिया? नहीं, अभी हम लोग तो देखिए शुरुआत, अभी तो वो कोई पार्टी 100 साल से, कोई 30 साल से, कोई 38 साल से, हम अभी 10 साल से हैं। तो 10 साल में हम जो पहली बार है चुनाव नगर। अपना दल तो दावा ठोक रही है। देखिए, अपना दल है वो दूसरी पीढ़ी का दल है। अपना दल है सोनेलाल पटेल का दल है, वो आई है। ये आप ही की पीढ़ी है। हम पहले हमारी पीढ़ी है और हमने शुरू किया और आपने देखा 1 से 11 विधायक बनाए। इस बार नगर पंचायत में भी आएंगे, नगर पालिका में भी जीतेंगे, हमारे वार्ड भी बनेंगे। और हमने देखो जाया था, पिछली बार हमने जिला पंचायत सदस्य बढ़ाया था, 150 जिला पंचायत सदस्यों को जितवाया था। लेकिन नगर पंचायत नगर पालिका की जो सीटें आप मांग कर रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि 9 सीटों की मांग की है आपने। ये बात तो सच है, लेकिन किस सीटों पे आप दावा ज्यादा ठोक रहे हैं? 1 मिनट, मांग नहीं, मैंने कहा कि ये मांगना नहीं हुआ, ये हुआ कि हमारा कार्यकर्ता है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है और इसको देख लीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दोनों में से जो जीत सकता, हमें सीट नहीं जीत चाहिए, जो उसमें से जीत सकता है उसे लड़ाया जाएगा। अगर निषाद पार्टी कार्यकर्ता जीत सकता उसे लड़ाया जाएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया जाएगा। नंबर जो मैं कह रही हूँ वो क्लियर है? वो तो मैंने कहा कि 9 के आसपास हमने इसमें मांगा था, 9 के आसपास नगर पालिका में मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय निषाद का साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी का अपना चेहरा है, लेकिन हम बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी के तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नए पार्टी हैं, हमारी पीढ़ी है, हम अपनी पीढ़ी का अपने पार्टी की स्थापना किया और हम अपने जितनी भी जहां भी हमारी दावेदारी मजबूत है, हमारे जहां भी कार्यकर्ता मौजूद है, वहां पे अपने दावा ठोक रहे हैं। पूरा सहयोग के साथ ये चुनाव जीता जाएगा और पूरा हमारा सीट की बंटवारा नहीं बल्कि हमारी जीत सुनिश्चित हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जैसे जनता टीवी लखनऊ। नगर निकाय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शनों के एक लंबे दौर से उबरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के सामने इस बार भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी ने महापौर के 2 प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए तेजी जरूर दिखाई, लेकिन अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में उसे खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को आखिरी बार साल 2006 में महापौर की 1 सीट मिली थी। उसके बाद 17 साल बाद से उनका हाथ खाली है। साल 2012 और 2017 में हुए 2 नगर निगम चुनावों में भी महापौर पद पर पार्टी का खाता खुल नहीं सका। इस बार पार्टी ने महापौर पद पर प्रत्याशियों के चयन के लिए 19 सदस्यीय टीम आज खड़ी करी है, जो कि मंथन में लगातार जुटी हुई है। पूरी टीम जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। इसमें इस समय जो है टिकटों की मारामारी चल रही लगातार। आज भी बैठकों का दौर चल रहा है और जो 19 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता खाबरी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में आज बैठक चल रही है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी हैं और जो है नकुल दुबे जी भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी सहित कई नेता जो है वहाँ मौजूद हैं। अब देखा जा रहा है कि भी केवल 17 में से 2 जो है सीटों की जो है महापौर घोषित किए हैं, कानपुर और जो है बनारस। इसके बाद अभी जो है 15 जगह के महापौर के प्रत्याशी तय करने हैं और बाकी जो है जिला के जो है मेयर तभी बन पाएंगे जब टिकट घोषित होंगे। अब समस्या कांग्रेस के सामने भी टिकटों के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं।
प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जो है टिकटों की दावादारी बहुत ज़्यादा है। लखनऊ से भी तमाम लोग आए हुए हैं जो सभासद की टिकटों की लगातार मांग कर रहे हैं। मेयर का प्रत्याशी भी अभी तय नहीं हो सका है, जबकि दूसरी पार्टियां भी अभी असमंजस में हैं और सब एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं कि कौन अपना प्रत्याशी पहले घोषित करे और उसके बाद उसके टक्कर के प्रत्याशी निकालें। तो इसी क्रम को लोग कांग्रेस भी मंथन कर रही है और कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही है। तब उम्मीद की जा रही है कांग्रेस भी टक्कर लेकर के, और अपने कुछ जगह पे पिछली बार 17 साल से भी कांग्रेस का खाता मेयर पर नहीं खुला है, लेकिन इस बार कुछ उम्मीद कांग्रेस को है कि हमारी मेयर की सीटों पर दावेदार जो होंगे और जीत पक्की करेंगे और कांग्रेस का खाता खुलेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। सहारनपुर में भाजपा ने प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम भी शामिल हुए। इस दौरान सतीश गौतम ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। हम उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भारी बहुमत से जरूर जीतेंगे, क्योंकि भाजपा में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। पार्टी की तरफ से प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, उसमें मैं आज सहारनपुर में आया हूँ। उसी सम्मेलन के तहत यहाँ पर आयोजन है। सभी प्रभावी मतदाता आपके सामने बैठे हुए हैं, उसी को संबोधित करूंगा। आज जिस तरह से एसटीएफ ने कार्रवाई की है, अतीक के बेटे को मार गिराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं महाराज जी ने स्वयं विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया था, वो प्रदेश के सामने सभी चैनलों ने दिखाया था और सीधा प्रदेश में मैसेज है गुंडा राज को खत्म करना। वो सरकार का भी संदेश है और वो सरकार का दिखाई भी देगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी दलों का उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। इसी बीच AIMIM ने यूपी नगर निकाय चुनावों के लिए अपने 14 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आज राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट करी। इस मौके पर राज्यपाल ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और ओडीओपी का इत्र भी भेंट किया है, जो कि कन्नौज की पहचान है। साथ ही राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका राजभवन उमंग भी भेंट की। पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है। तो वहीं लखनऊ में जयंती पर अंबेडकर महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने न केवल भारत बल्कि दुनिया के सभी दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर एक नए युग का सूत्रपात है। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर उन्हें याद कर रहा है। तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी देखने को मिला। उन्हें याद किया गया। अंबेडकर जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो वहीं इस जयंती को मनाने के पीछे एक वजह और भी है। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, जो जाति और धर्म की परवाह न करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं, आजमगढ़, बिजनौर, देहरादून, लखनऊ, हरिद्वार और इटावा की। तो वहीं मुंबई बंदरगाह पर 14 अप्रैल 1944 को फोर्ट स्टीकन जहाज में आग लगने पर राहत कार्य करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले 66 वीरों की याद में आज अग्निशमन दिवस मनाया गया। डीजी फायर सर्विसेज अविनाश चंद्र ने अग्निशमन अधिकारियों के साथ 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्लैग लगाया है। साथ ही हजरतगंज स्थित फायर स्टेशन में पुलिस कमिश्नर लखनऊ SB शिरोडकर, DGI फायर सर्विसेज जुगल किशोर शुक्ल के साथ वीरों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो वहीं आज से अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की भी शुरुआत हुई है। प्रयागराज के माफिया आतिक के बेटे असद और शूटर गुलाम गुरुवार को यूपी पुलिस के STF के साथ हुए एनकाउंटर में मारे गए, जिस पर यूपी सरकार के गन्ना मंत्री ने STF और यूपी सरकार की तारीफ की है और कहा कि 50,000 के नामी बदमाश को यूपी STF ने एनकाउंटर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया और गुंडों को जमीन में मिलाने की बात की थी, जिसे यूपी STF और पुलिस ने साकार कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में जो एक जाति बदमाश है, वो जाति का अर्थ किसी हिंदू से नहीं है, मुसलमान से नहीं है,
किसी जाट से नहीं है, किसी ब्राह्मण और ठाकुर से नहीं है। जाति का मतलब है जो बदमाश जाति है, उस बदमाश जाति का सफाया हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। इसलिए विपक्ष को तो सवाल उठाना है, क्योंकि वहाँ तो इनकी भर्ती होती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गेस्ट हाउस से निकलकर स्मृति ईरानी अमेठी के अंबेडकर तिराहा पहुंची, जहां पर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान माल्यार्पण के दौरान कई और दलों के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। असद के अंतिम संस्कार का मामला है। अतीक के मुंह बोले बहनोई डॉक्टर मोहम्मद अहमद झांसी पहुंचे हैं। मोहम्मद अहमद के साथ उनका ड्राइवर और 2 वकील भी मौजूद हैं। कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रात में ही शव को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। शनिवार को प्रयागराज में दफनाया जाएगा असद को। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। असद के अंतिम संस्कार का मामला, बहनोई झांसी पहुंच चुके हैं और रात में ही प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच उमेशपाल हत्याकांड मामले में शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। इस पर गुलाब की मां खुशनुदा बेगम और भाई राहिल ने शव लेने से इनकार कर दिया है। गुलाम की मां ने कहा कि गुलाम के साथ जो हुआ वो सही हुआ। गुलाम की मां ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमारे बच्चों की तरफ सरकार ध्यान दे। तो वहीं अतीक के बेटे असद की मौत के बाद घर पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है और अतीक के समर्थकों में सरकार के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। असद पर हुई कार्रवाई को असंवैधानिक बताया जा रहा है। साथ ही समर्थकों ने कहा कि असद की अंतिम यात्रा में परिवार को शामिल होने देना चाहिए। जो किया सही किया, अब जो हुआ है सही हुआ है। अब उसको लेके क्या करेंगे? देख रहे हैं कि सो रहा है। कहते हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। गुलाम के बच्चों की जो जिंदगी खराब है उसको लेके क्या कहिएगा? अब उसको लेके यही कहेंगे भाई कुछ इंसाफ मिले उनके बच्चों के लिए। बेकार है, क्या कहने के लिए रह गए उसके बच्चों के लिए। आज आप रो भी नहीं, रोजा भी हैं औलाद के लिए, क्या कहिएगा? रोएंगे तो जिंदगी भर बेटा, अब रोना क्या है? अभी तो चस्तर पुराना होगा, रोएंगे। भूलने की चीज़ औलाद नहीं होती ना कि हम भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। रोना तो हमेशा चाहिए भाई, उसके बच्चे के लिए कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे लोग के लिए कुछ मिलना चाहिए। कहाँ सर छुपाई से दर्द मिल गए। कहते हैं गुलाम बहुत होनहार लड़का था, किस तरह से इस हालात में आ गया? हालात में बस गया लड़के के चक्कर में। रौन कौनों कहीं मिला होगा, बारे कैसे दिखा लिया। हम माँ और पापा ने कल बैठ के सबने निर्णय लिया कि परिवार शव को नहीं लेगा। परिवार ने उसको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने का सिखाया कि अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो। आप शूटर के तौर पर पहचाने जाओ। कोई माँ कोई भाई कभी नहीं चाहेगा, कोई परिवार भी नहीं चाहेगा कि देश दुनिया आपको इस नाम से जाने। आप अच्छा काम करो। तो परिवार बहुत दुखी है, बहुत सदमे में है, इसलिए कुछ कहने की स्थिति नहीं है और हम माँ का जो डिसीजन है वही रहेगा। किसी को एक झापड़ नहीं मारा आज तक। उसने तो उमेशपाल को गोलियां बरसाई कहा जा रहा है। अब भाई कहा का तो आदमी कुछ भी कह सकता है। 5 बार विधायक रह चुके, 1 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार विधायक रह चुके, 1 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं ना कि आज नए के हैं। तो कार्रवाई आपको क्या गलत लगती है? हाँ, कार्रवाई गलत है। अतीक अहमद कल कोर्ट आए थे, उन पर भी अब अतीक अहमद कोर्ट आए थे, उनकी तो ऐसे ही तबीयत खराब रहती रही। अब बच्चे को सुन के और तबीयत खराब हो गई है उनकी, चाचा के और बाप की। तो उस पर जो तो जूता और चप्पल फेंकने की क्या ज़रूरत थी? वो तो खुद ही सजा पा रहे हैं। सरकार सजा जब दे रही है तो जूता चप्पल वालों को सरकार की पुलिस रोके ना। योगी जी से क्या कहिएगा? योगी जी से हमारा यही कहना है कि भाई देखिए, लड़का के अंतिम संस्कार में पूरे घर भर को शामिल किया जाए। दोबारा तो वो आएगा नहीं। अब तो वो दुनिया से जा रहा है, उनको जो है मट्टी में शामिल कर दिया जाए।
उमेश पाल हत्याकांड मामले में शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, तो वहीं इस पर गुलाम की मां खुशनुदा बेगम और राहिल को आपने सुना, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि एक गलत कदम से 2 बच्चियों की जिंदगी खराब हो गई है और पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलाम के साथ जो हुआ सही हुआ। गुलाम की मां ने सरकार से मांग की है कि हमारे बच्चों की तरफ सरकार ध्यान दे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को देहरादून के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में गुंजी गांव में रात में रुकेंगे। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं का सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को लेकर एक विशेष लगाव हमेशा से ही रहा है। उसी का परिणाम है कि एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं की प्रगति देखने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से भारत की बागडोर उन्होंने संभाली है, वो लगातार जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिनको हम भारत का अंतिम गांव कहते थे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा ये अंतिम गांव नहीं, ये भारत के प्रथम गांव हैं। उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गांव जो हैं हमारे सीमावर्ती गांव, उन क्षेत्रों में रिवर्स पलायन हो, उसके लिए हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और इसी के तहत हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार, चाहे हम माणा की बात करें, चाहे मलारी की बात करें, चाहे गुंजी की बात करें, पूरे प्रदेश भर में जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, अंतिम गांव जिनको कह रहे थे, उन गांवों का वो प्रवास कर रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहाँ पर धरातल पर लाया जा सके, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसी के तहत हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी गुंजी का उनको 16 अप्रैल को उनका प्रवास है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पूनिया और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पीएल पूनिया और देवेंद्र यादव 17 अप्रैल तक रहेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और पार्टी को लेकर चर्चा भी होगी। निश्चित ही कल प्रभारी जी और पर्यवेक्षक महोदय देहरादून पहुंच जाएंगे। कल गंगा आरती का कार्यक्रम भी है और शाम को वरिष्ठ नेताओं से आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, नवप्रभात जी और मुझसे अलग अलग से मिलेंगे और एक संयुक्त बैठक भी होगी। और 16 तारीख को जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्षगण हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक प्रत्याशी और विधायक गणों से भी वो मुलाकात करेंगे। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। अनुशासित कही जाने वाली पार्टी बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पार्टी विधायकों और संगठन के नेताओं के बीच लगातार विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। तभी ताजा मामला बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दास और संगठन प्रदेश महामंत्री के बीच उपजे विवाद और कहासुनी का है, जिसमें विधायक संगठन नेताओं के दबाव वाली राजनीति से परेशान हैं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि विधायकों की भी जो समस्याएं होती हैं उसे मुख्यमंत्री स्तर पर निपटाने का काम होता है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधायकों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हर समय टाइम देते हैं, हर विधायक वहां पर अपनी बात को रखता है और फिर जाकर के कार्यों को गति देते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कहीं मुख्यमंत्री जी विधायकों की बात नहीं सुनते। विधायकों का अपना क्षेत्र की चिंता होती है, अपने क्षेत्र की विकास की चिंता होती है और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री त्वरित गति से कार्य करते हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड की और भारत देश की जो संस्कृति है वो आपसी सौहार्द और भाईचारे की है। यहाँ पर अगर भगवान पूजे जाते हैं तो अल्लाह को भी मानने का काम किया जाता है, लेकिन जो लोग अवैध के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। देखिए, हमने कहा था कि जो अवैध संपत्तियां, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिन पे अवैध कब्जे हैं और वो लोग जो बाहर से आके इन संपत्तियों पर बिना कागजात के बैठे हैं, हम बिल्कुल उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम अपने कमिटमेंट पे पूरी ईमानदारी से खड़े हैं, लेकिन क्योंकि कागज का पेट भरना भी जरूरी है, उन लोगों से उनका नोटिस दे के उनसे उनका पक्ष जानना भी जरूरी है कि आप किस हैसियत से यहाँ बैठे। तो जब कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर बुलडोजर अपना काम करता है। बहुत जल्द धाकड़ धामी का बुलडोजर उन अवैध
घरों के ऊपर, उन अवैध बस्तियों के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा जो वक्फ की संपत्तियों पर बनी हुई है और उनके पास कोई कागजात नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई, जिसके चलते एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जिसमें चार धाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इत्यादि जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होता है उसके निस्तारण और चार धाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा जो इस साल होने वाली है उसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा 31 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग लिया गया था। इनफैक्ट ऑनरेबल एनजीटी द्वारा एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है, जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दी सकती है। पवन सनातनी के नाम से फेक आईडी बनाकर फेसबुक पर कमेंट कर रहा एक युवक फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस युवक के खिलाफ आज पहले नगर निगम और फिर कोतवाली में प्रदर्शन के बाद एसएसपी और एसपी सिटी से लिखित शिकायत की गई। इस आईडी को कौन संचालित कर रहा है और किस सत्ताधारी के इशारे पर यह आईडी संचालित की जा रही है, इसकी डिमांड उठ रही है। एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि गुजरे विधानसभा चुनाव के दौरान ये फेक आईडी बनाई गई थी, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो प्रोफाइल में अपलोड किया गया है और कुछ और भाजपा नेताओं की फोटोज भी इसमें पोस्ट की गई हैं। आज इस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा मंच ने पहले नगर निगम और फिर कोतवाली में प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी में गर्मी की दस्तक, तराई इलाकों और उससे लगे जंगलों में लगी बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट ला देती है। तो वहीं इस साल की बात अगर करें तो वन अधिकारियों के मुताबिक इस साल बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका बहुत ज्यादा है। जिससे निपटने के लिए फायर सीजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिसके लिए मास्टर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। ललितपुर में ट्रांसफार्मर खराब होने से एक हफ्ते से गांव में पसरा अंधेरा। विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते ठीक नहीं कराई गई विद्युत व्यवस्था। तहसील मंडावरा अंतर्गत सौराई गांव का है मामला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को लगी गोली लगने से युवती की हुई मौत। पिटूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिशजा गांव का है मामला। बिजनौर में जंगल में रखे जाल में फंसा गुलदार देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में जमा हुई भीड़। वन विभाग ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ नगर निगम प्रशासन ने जोन 6 में एंटी लार्वा का किया छिड़काव। 3 टैंकर और 22 हैंड हेल्ड स्प्रे मशीनों से हो रहा है छिड़काव। इटावा जनाधिकार पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई 132वीं जयंती। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रहलाद मौर्य रहे मौजूद। कन्नौज में बाबा भीमराव अंबेडकर की धूमधाम से मनाई गई जयंती, साथ ही निकाली गई शोभा यात्रा। जूते के बाद हरदोई में चप्पल से उखड़ने वाली सड़क देखने हर कोई पहुंचा और रह गया दंग। वायरल हुआ वीडियो। भाजपा राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी के विधानसभा का है मामला। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के गैंग का किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। डीएम और एसपी ने दी जानकारी। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने धार्मिक स्थल को भी नहीं बख्शा। मस्जिद में सो रहे मौलाना का मोबाइल किया चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नगर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया बड़ी मस्जिद का है मामला।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।